हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम एजुकेटर सपना नेगी और आज हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का एक और मॉक। बिजनेस स्टडीज़ के मॉक के साथ हम क्या करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिटेल में, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर है। हाँ, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। क्लियर है? थम्स अप करके बताओ मुझे। ऑडियो वीडियो दिख रहा है आपको? ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके ओके ओके, क्लियर है? हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक पढ़ रहे थे हम, अपने अप्रोचेस के बारे में पढ़ रहे थे। मैनेजरियल कंट्रोल की अप्रोचेस को पढ़ेंगे। दो अप्रोचेस होती है हमारे पास, एक मॉडर्न होती है और एक क्या होती है, ट्रेडिशनल होती है। ट्रेडिशनल अप्रोचेस के हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं? 4 मेथड्स होते हैं। एक होता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, फिर होता है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, ब्रेक इवन एनालिसिस और फिर बजटरी कंट्रोल। इन चारों को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मॉडर्न अप्रोच भी आता है। मॉडर्न अप्रोच के अंदर क्या क्या आता है हमारे पास? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेशियो एनालिसिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और पर्ट एंड सीपीएम। इन सारी चीजों को अभी डिटेल में पढ़ते हैं। ओके 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 ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पर्सनल ऑब्जर्वेशन पहला क्या था? ट्रेडिशनल अप्रोचेस में सबसे पहले आता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पर्सनल ऑब्जर्वेशन के अंदर कौन सी चीजें आती है? जो मैनेजर क्या करता है, अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन से डेटा कलेक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसके बाद अपनी टेक्निक्स को बनाता है कंट्रोल करने की। हेल्प्स द मैनेजर टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड डेटा। फर्स्ट हैंड डेटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैनेजर्स अपने आप चीजों को ऑब्जर्व करता है, खुद से एक्सपीरियंस करता है, उसके बाद डेटा को कलेक्ट करता है, तो इसलिए इसको क्या बोलता है? फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन बोलता है। नेक्स्ट, मैनेजर डायरेक्टली ऑब्जर्व द वर्क परफॉर्म बाय सबऑर्डिनेट्स। जो उसके सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं वो उसको क्या करता है, किसी और के थ्रू इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, वो डायरेक्टली ऑब्जर्व करके लेते हैं। नेक्स्ट थिंग, इट आल्सो क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन द एम्प्लॉइज। वो क्या करते हैं, एम्प्लॉइज पे प्रेशर क्रिएट होता है। ऑब्वियसली अगर आपको पता होगा कि कोई आपको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहा है तो क्या होता है, हमारे ऊपर भी प्रेशर बना होता है कि हमें और अच्छा काम करना है और अच्छे से क्या करना है, परफॉर्म करना है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन में इतना ही था कि मैनेजर क्या करता है, खुद से ऑब्जर्व करता है, खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे सारा डेटा कलेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलता है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट के अंदर क्या आता है, हम यूज कौन से टूल्स करते हैं, लाइक ग्राफ्स हो गए, बार ग्राफ्स हो गए, हॉरिजॉन्टल ग्राफ्स, ये सारी चीजों को हम यूज करते हैं अपने डेटा को बनाने के लिए। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन द फॉर्म ऑफ एवरेजेस, परसेंटेजेस और रेशो। किस तरीके से एनालाइज करते हैं हम इसको, एवरेजेस का यूज करके, परसेंटेजेस का और रेशोज का यूज करके हम क्या करते हैं, डेटा को बनाते हैं, एनालाइज करते हैं। इट इज यूज टू प्रेजेंट यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजर्स को यूजफुल इन्फॉर्मेशन देने में क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है। इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, किस वे में प्रेजेंट करते हैं हम इन्फॉर्मेशन को, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स एक्सेट्रा, विच हेल्प्स द मैनेजर टू एनालाइज डेटा। एक्चुअली स्टैटिस्टिकल डेटा की हेल्प से ना, जो वो टूल्स होता है उसकी हेल्प से हम इजीली बता सकते हैं कि हमारा जो कंपनी का प्रोडक्शन चल रहा है, कंपनी का काम चल रहा है, वो अप टू स्टैंडर्ड चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस हमें पता है, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, किसी भी कंपनी के ब्रेक इवन पॉइंट को जानने में हेल्प करता है। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, जहां पे नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली सिचुएशन होती है। जितना उस प्रोड्यूसर का पैसा लगा होता है उस चीज को प्रोड्यूस करने में, उतना ही क्या होता है, उसके पास रेवेन्यू कलेक्ट होता है। इट इज अ टेक्निक यूज बाय मैनेजर टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट्स। कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट, इन तीनों के रिलेशनशिप को समझने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, ब्रेक इवन एनालिसिस का यूज करना पड़ता है। ब्रेक इवन मींस नो प्रॉफिट एंड नो लॉस सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन होती है ये, ना तो प्रॉफिट वाली और ना ही लॉस वाली। नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स द मैनेजर टू ट्रैक द प्रॉफिट एंड सेल्स एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज। ये क्या करता है, मैनेजर को हेल्प करता है कि वो प्रॉफिट, सेल्स और कंट्रोल की एक्टिविटीज को क्या कर सके, ट्रैक कर सके और ये पता लगा सके कि उसको कितनी क्वांटिटी से ज्यादा बनाना है ताकि उसको क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके, वो प्रॉफिट अर्न कर सके। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस आपने देखे भी होंगे। इसके जो टाइप्स हैं वो आपके पास एमसीक्यू के अंदर भी काफी सारी बार आए हैं। तो बजटरी कंट्रोल क्या होता है, इट इज अ टेक्निक ऑफ कंट्रोल इन विच ऑल ऑपरेशंस आर प्लान इन एडवांस।
जितना भी कंपनी के ऑपरेशंस होता है वो सब प्री प्लान्ड होता है। किस वे में होता है? बजट के फॉर्म में प्री प्लान्ड होता है। आपने देखा होगा हर फैमिली के लिए अपने अपने सबका क्या होता है, मंथली बजट होता है। इनफैक्ट हर कंट्री का भी क्या होता है, ईयरली, फाइनेंशियल ईयरली क्या होता है, उनका बजट होता है। हर कंपनी का भी होता है। उसी टाइप से क्या करता है, ये टेक्निक होती है जिससे जितने भी प्लान्स हैं वो क्या होता है, बजट की फॉर्म्स में ऑलरेडी प्रिपेयर किए जाते हैं। अब बजट इज अ एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम। बजट क्या होता है? एस्टिमेट होता है जिसमें वो ये देखते हैं कि उनको कितना कितना एक्सपेंडिचर करना है और कितना उनका इनकम आएगा, कहाँ से इनकम आने वाला है और कहाँ वो उस पैसे को खर्च करने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग, इट कैन बी यूज टू कंपेयर एक्चुअल रिजल्ट एंड बजट। और एक चीज़ में और हेल्प करता है कि उन्होंने जो बजट बनाया उसके हिसाब से एक्चुअल सिचुएशन में वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उस चीज़ का डिफरेंस करने में भी क्या होता है, उनको हेल्प मिलता है। अब इसके टाइप्स देखते हैं, बजट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। बजट के टाइप्स में सबसे पहले क्या आता है, सेल बजट। सेल बजट के अंदर क्या आता है, स्टेटमेंट व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट टू सेल, कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितना माल बेचने वाला है, वो किसके अंदर आता है, सेल बजट के अंदर आता है। अब इसके अंदर एक तो क्वांटिटी आती है और दूसरी क्या आती है, उसकी वैल्यू भी आती है। यानी कि क्वांटिटी तो यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू कि वो कितना आइटम बेचने वाले हैं, दूसरी चीज वैल्यू यानी कि कॉस्ट की अमाउंट जो होती है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन बजट, अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स टू प्रोड्यूस इन अ बजट पीरियड। प्रोडक्शन बजट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रोड्यूस करने वाली है अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में या फिर मंथली। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मटेरियल बजट। मटेरियल बजट के अंदर क्या आता है, अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट क्वांटिटी एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, कि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें रॉ मटेरियल कितना चाहिए, वो किसके अंदर आएगा, हमारा मटेरियल बजट के अंदर आएगा। कितने पैसे का आएगा, कितना क्वांटिटी चाहिए, वो सब इसमें डिसाइड करते हैं हम। नेक्स्ट इज कैश बजट। कैश बजट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एंटिसिपेटेड कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉर द बजट पीरियड, कि एक बजट पीरियड के अंदर हमारा कितना कैश इनफ्लो होने वाला है और कितना कैश आउटफ्लो होने वाला है, ये किसके अंदर आता है, हमारा कैश बजट के अंदर आता है। नेक्स्ट वी हैव कैपिटल बजट। कैपिटल बजट के अंदर हम क्या देखते हैं, एस्टिमेट स्पेंडिंग मेजर लॉन्ग टर्म असेट्स। हम नई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, नई मशीनरी बाय करना चाहते हैं, तो ये सब किससे रिलेटेड होगा, हमारे कैपिटल बजट से रिलेटेड होगा। इतना क्लियर है सबको, मुझे बताओ इतना क्लियर है। ये बताओ आप लोगों को ट्रेडिशनल जो टेक्निक्स हैं, जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस है, वो क्लियर है बच्चों? मुझे बताओ आपको ट्रेडिशनल का क्लियर है, थम्स अप करके बताओ, जल्दी से बताओ, फिर हम मॉडर्न अप्रोच को पढ़ेंगे। ओके क्लियर है, ठीक है। ओके चलो, अभी हमने ट्रेडिशनल पढ़ लिया है। ट्रेडिशनल क्या होते थे, पुराने वाले यूज होते थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, जो मॉडर्न टेक्निक्स आजकल के मैनेजर्स जो यूज कर रहे हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पहला कौन सा आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या, जितना आपने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, ये किसके अंदर पड़ता है, हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अंदर पड़ता है। यूज टू कैलकुलेट हाउ मच प्रॉफिट और रिटर्न हैज बीन अचीव्ड आउट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, उस कैपिटल के ऊपर उसको रिटर्न कितना मिल रहा है, उसको कितना इंटरेस्ट वापस मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इट कैन बी यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और ऑफ इट्स इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स और डिवीजन। ये किस चीज को मेजर करने में हेल्प करता है, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसी है। अब आपने पैसा तो लगा दिया बट आपको ये पता ही नहीं है कि आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, उस पर कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, कैसे पता चलेगा, जब तक आप उसका रिटर्न निकाल के नहीं देखोगे। तो रिटर्न निकाल के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म कर रही है या बिलो द स्टैंडर्ड परफॉर्म कर रही है। ओके, और ये सिर्फ पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं कर सकते आप, ये क्या कर सकते हो, आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के लिए भी कर सकते हो, हर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए भी ये ट्राई कर सकते हो। ओके, गुड मॉर्निंग। दूसरा क्या आता है हमारे पास, रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, रेशो एनालिसिस आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे टाइप्स के रेशोज हमने पढ़े हैं। रेफर्स टू एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ रेशोज। रेशोज के थ्रू जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम रेशो एनालिसिस पढ़ते हैं। रेशो एनालिसिस के अंदर बहुत सारे रेशोज आते हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, अबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे द अमाउंट ड्यू टू इट्स स्टेक होल्डर्स। जितना बिजनेस ने अपने स्टेक होल्डर से अमाउंट लिया हुआ है उसकी अबिलिटी, क्या वो उतना पे कर पाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, हम लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं। नेक्स्ट वन है सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो के अंदर क्या आता है, अबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू सर्विस इट्स इनडेप्टनेस। अबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू सर्विस इट्स इनडेप्टनेस, क्या वो
अपना जो डेप्ट है वो टाइम पे कर सकती है, वो किसके अंदर आता है, हमारा सॉल्वेंसी के अंदर आता है। नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के अंदर हम क्या पढ़ता है, एनालिसिस द प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस की प्रॉफिट वाली जो पोजीशन है, जो सिचुएशन है, उसको रीड करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए हम क्या देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो के अंदर क्या आता है, टर्नओवर रेशो आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस बेस्ड ऑन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। कि आपने अपने रिसोर्सेज का कितने अच्छे तरीके से यूज किया है, वो हम किसके अंदर देखते हैं, टर्नओवर रेशोज के अंदर देखते हैं। राइट, ओके, क्लियर है सबको, ये क्लियर है ना सबको। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपने काफी सारे एमसीक्यूज में देखे होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच डिफरेंट सेक्शंस, डिविजन्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप एज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, डिविजन्स को, सेक्शंस को किस चीज में बांट दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में बांट दिया है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में कैसे बांटा है हमने, अलग अलग डिपार्टमेंट को बांटा है। अब कितने टाइप्स के हैं वो देखते हैं। ये टाइप्स आपके पास एमसीक्यूज फॉर्म में आए थे। कॉस्ट सेंटर, सबसे पहले क्या आता है, कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर के अंदर हम क्या देखते हैं, कॉस्ट इनकर्ड इन द सेंटर, कि हमारा कितना कॉस्ट लगा है, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में हमारा कितना कॉस्ट लगा है, वो किसके अंदर आता है, हमारा कॉस्ट सेंटर के अंदर आता है। रेवेन्यू सेंटर के अंदर क्या आता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, कि हमने जितना कॉस्ट लगाया उससे हमने रेवेन्यू कितना अर्न किया है, वो उसके अंदर क्या आता है, रेवेन्यू सेंटर आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉफिट सेंटर की। प्रॉफिट सेंटर के अंदर क्या आता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ रेवेन्यू एंड कॉस्ट। प्रॉफिट सेंटर दोनों चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेवेन्यूज के लिए भी और कॉस्ट के लिए भी, कितना आया हमारे पास और कितना हमने लगाया, दोनों के लिए यूज होता है। देन कम इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर के अंदर क्या आता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट्स, ये सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बट ऑल्सो फॉर इन्वेस्टमेंट मेड इन द सेंटर, कि आपने अपने यहाँ इन्वेस्ट कितना किया है, उस चीज के लिए भी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे पास 4 टाइप्स के हैं, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट सेंटर। याद रखना, क्वेश्चन आएंगे अगर एमसीक्यू में अभी करवाएंगे तो गलत नहीं होना चाहिए किसी का। ओके, क्लियर है ना सबको। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट्स मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैनेजर्स को प्रोवाइड करवाता है ताकि उनको डिसीजन लेने में क्या हो सके, हेल्प मिल सके। MIS provides the information to the managers in the form of data. MIS किस फॉर्म में मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, डेटा की फॉर्म में प्रोवाइड करवाता है। द राइट टाइम सो दैट अप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शंस में बी टेकन, और एक करेक्ट टाइम पे, जिस टाइम पे उनको जरूरत होती है उस टाइम पे प्रोवाइड करवाता है ताकि वो एक करेक्टिव एक्शंस ले सके, ताकि वो करेक्ट डिसीजंस ले सके। ओके, नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस भी है। कलेक्शन मैनेजमेंट ऑफ डेटा एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल्स पे क्या कर सकते हैं, हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं इजीली MIS की हेल्प से। देन सपोर्ट्स प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग, ये प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोलिंग तीनों में हेल्प करता है मैनेजर्स की। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ज़्यादा पैसा नहीं लगता, क्योंकि अगर कोई इंडिविजुअली तरीके से क्या करेगा, अपना इन्फॉर्मेशन निकालेगा हर सबऑर्डिनेट की, हर एम्प्लॉय की, हर डिपार्टमेंट की, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। बट MIS की वजह से क्या हो जाता है, ये जो एक्सपेंस होता है ये कम हो जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड बाय सेविंग टाइम, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पता चल जाती है, जिससे क्या होता है, हमारा टाइम भी होता है वो क्या हो जाता है, बच जाता है। हमें देर में नहीं चीज़ें पता चलती, क्या हो जाती है, जल्दी पता चल जाती है। ओके ओके, चलो नेक्स्ट, ये लास्ट है हमारा मॉडर्न टेक्निक्स, 5th वाली टेक्निक है, ये लास्ट है PERT और CPM की। PERT स्टैंड फॉर प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, PERT स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, और CPM स्टैंड फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड। CPM स्टैंड फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड। ये दोनों, ये पूरे टोटल लास्ट है, ये 5 वाला है मॉडर्न टेक्निक्स के अंदर। टेक्निक्स आर यूज इन बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों में हेल्प करता है। इट इज यूज टू कैलकुलेट द टोटल एक्सपेक्टेड टाइम नीड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट है वो कितने टाइम में खत्म होने वाला है, ये किस चीज की हेल्प से हमें पता चलता है, PERT और CPM की हेल्प से पता चलता है। राइट, दिस मेथड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई इफ देयर आर एनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट के
बीच में प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बीच में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें कैसे पता चलेगा? वो PERT और CPM की हेल्प से पता चलेगा. इट इज़ यूज इन एरियाज लाइक कंस्ट्रक्शन. कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं? शिप बिल्डिंग में, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में और कंस्ट्रक्शन, किसी भी प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है. आई होप आपको सब क्लियर है. मुझे जल्दी से बताओ, आप मुझे दोबारा से मत बोलना कि मैम जो टेक्निक्स हैं ये क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, हमें नहीं पता, हमें इनका आंसर नहीं पता. ओके, क्लियर है ना सबको? थम्स अप करके बताओ. अच्छा, ओके, क्लियर है सबको? अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम. थम्स अप करके बताओ क्लियर है. क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अब. हाँ हाँ अंकित बोलो, व्हाट हैपेंड? हाँ जी अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. चलो तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. हाँ जी दानिश, PDF भी मिलता है. लास्ट तक देखना वीडियो को, एंड में मैं बता दूंगी PDF कहाँ पे मिलेगा आपको. ओके चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, असर्शन क्या है हमारे पास? मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स. और रीजन क्या है हमारे पास? मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंजेस इन गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेक प्लेस इन द एनवायरमेंट. असर्शन क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट क्या है? एक टाइप की इंटैंजिबल फोर्सेस होती है. और रीजन क्या है हमारे पास? मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंजेस इन गोल्स. मैनेजमेंट क्या करता है? गोल्स को चेंज करने में, ऑब्जेक्टिव्स और अदर एक्टिविटीज को चेंज करने में हेल्प करता है अगर क्या हो रहा है? एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं. तो जल्दी से बताओ इसका आंसर. इसका करेक्ट आंसर क्या है? वेरी गुड वेरी गुड. इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी. असर्शन भी क्या है हमारा? ट्रू स्टेटमेंट है. और रीजन भी क्या है हमारा? ट्रू स्टेटमेंट है. बट हमारा जो रीजन है वो असर्शन को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा है. वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे अब. क्वेश्चन नंबर 2. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू कम्युनिकेशन. आपको बताना है इनमें से कौन से वाला क्या है? कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं है. कम्युनिकेशन बैरियर पता है ना आप लोगों को क्या होता है? कि जब हम अपने आइडिया सामने वाले को नहीं बता पाते, या सामने वाले के जो आइडियाज होते हैं, व्यूज होते हैं, उसको समझ नहीं पाते, उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बैरियर्स बोलते हैं. तो अब आपको बताना है कि कम्युनिकेशन बैरियर्स इसमें से कौन से वाला नहीं है. अच्छा ओके चलो आंसर करो जल्दी से. ठीक है अभिषेक. ओके चलो बताओ इसका करेक्ट आंसर. राइट. बी जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसको. सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे बच्चों. ऐसे लिखना, 2 लिखना और फिर उसके बाद आंसर करना. ठीक है. गुड मॉर्निंग सुप्रिया. वेरी गुड. Which one of the following is not a barrier to communication? Inability to listen others, lack of transparency and trust, cultural differences and languages, recognizing generation gaps and differences. इसका करेक्ट आंसर क्या है? नो नॉट सी. इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी. क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी. ये जो 3 है ये क्या है? बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के. इनकी वजह से क्या होता है? जो 2 लोग बात कर रहे हैं आपस में, उनके जो कम्युनिकेशन होता है उसके बीच में कोई ना कोई दिक्कत आती है. इनएबिलिटी टू लिसन अदर्स. अगर आपको आदत है कि आप लोग क्या करते हैं? दूसरे वाले की बात नहीं सुनते. जैसे बहुत सारे बच्चे क्लास में भी होते हैं, वो किसी और की बात नहीं सुनते, बस अपनी बात बताते रहते हैं. तो वो भी क्या होता है? टाइप का कम्युनिकेशन बैरियर होता है. नेक्स्ट इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट. जब आप सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, वो भी क्या होता है? कम्युनिकेशन बैरियर होता है. आप सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं करते, हो सकता है वो सच भी बोल रहा हो, तब भी आपको उसकी बात पे क्या होएगा? डाउट होएगा. नेक्स्ट इज कल्चरल डिफरेंसेस एंड लैंग्वेज. लैंग्वेज अलग होना या फिर कल्चर डिफरेंट हो. आपने देखा होगा कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारी लैंग्वेज में उसका मतलब कुछ और होता है और दूसरों की लैंग्वेज में उसका मतलब कुछ और होता है. तो उससे भी क्या होता है? कम्युनिकेशन बैरियर आता है. बट जो लास्ट वाला है हमने, रिकॉग्नाइजिंग जनरेशन गैप्स एंड डिफरेंसेस, ये क्या है? ये कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है. इसमें आप रिकॉग्नाइज करते हो कि हाँ जनरेशन गैप है, तो क्या हो सकता है? कल्चर डिफरेंसेस आते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर होता है. तो ये वाला नहीं है. इसके अलावा जो तीनों है वो सब हैं. ओके क्लियर है ना सबको? राइट. 2 का क्या है? डी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे आप. A stock exchange is the market in which existing securities are resold or traded. आपको बताना है स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? ऐसा मार्केट होता है जहां पे सिक्योरिटीज क्या करते हैं? आप दोबारा से सेल भी कर सकते हो और दोबारा से परचेज भी कर सकते हो. आइडेंटिफाई द रिलेटेड फंक्शन. अब आपको बताना है यहाँ पर जो जिस चीज की बारे में बात हुई है वो वाला फंक्शन कौन सा है वो बताना है. हेलो अंतरा खम्मागनी.
ओके ओके, चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। ये जितने भी डी दे रहे हैं ना उनका आंसर बिल्कुल गलत है। मैंने आपको पहले भी कहा था ऑल ऑफ दीज देख के आंसर मत किया करो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्टॉक एक्सचेंज इज द मार्केट इन विच एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर रीसोल्ड और ट्रेडेड। जो स्टॉक मार्केट होता है उसमें आप क्या करते हो, अपनी सिक्योरिटीज को बेचते हो और क्या करते हो, ट्रेडिंग करते हो। तो इट प्रमोट्स हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अमंग द जनरल पब्लिक, ये इस वाली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा है। इट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क, ये भी इस स्टेटमेंट में नहीं बोल रहा है। कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। जब हमारे यहाँ ट्रेडिंग होती है, सिक्योरिटीज में लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसको बेचते हैं, उसको दोबारा से खरीदते हैं, तो क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। किसी भी कंट्री की क्या होती है, जीडीपी बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो ये तीनों के तीनों फंक्शंस तो हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट को अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर कौन से वाला है हमारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। राइट, नो नो, करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन है। ये दोनों चीजें करेक्ट हैं, लेकिन स्टेटमेंट के हिसाब से करेक्ट नहीं है। राइट, स्टेटमेंट के हिसाब से करेक्ट नहीं है। वेरी गुड, आई होप क्लियर है आप सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे अब। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, दोबारा से ध्यान से करना। Planning discourages individuals' initiative and creativity. The managers do not make changes according to changing business environment. इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। खुशी, आई थिंक आप लेट हो। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। प्लानिंग डिस्करेजेस इंडिविजुअल इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी, ये क्या है, हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, बिल्कुल ट्रू है। जब हम प्लान करते हैं तो हम इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी को क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं, क्योंकि प्लान क्या होता है, रिजिड होता है, उसको एज इट इज फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट, मैनेजर्स डू नॉट मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट। मैनेजर्स यहाँ पे इन्होंने बोला है कि चेंज नहीं करता है। अगर हमारा एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो मैनेजर अपने प्लान को चेंज नहीं करता। ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होता है। अगर हमारा एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो मैनेजर्स अपने प्लान को अकॉर्डिंगली चेंज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा असर्शन तो ट्रू है बट रीजन क्या है, फॉल्स है। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे अब। इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन इज फुली फॉलोड। किस ऑर्गेनाइजेशन में जो स्केलर चेन है उसका पूरा वो क्या होता है, पूरी तरीके से फॉलो किया जाता है। स्केलर चेन आपको पता है ना क्या होता है, हायरार्की वाइज आप क्या कर सकते हो, अपने आप बात कर सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपको बताना है स्केलर चेन कौन सी वाले ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है, फंक्शनल, डिविजनल, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। स्केलर चेन जो है वो कहाँ पर फॉलो किया जाता है। वेरी गुड, कहाँ पर फॉलो करते हैं हम स्केलर चेन को, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होती है, हायरार्की होती है। आप सिर्फ अपने जो आपका सुपीरियर होता है सिर्फ उसी से बात कर सकते हो, उसके बाद वो अपने सुपीरियर से बात करेगा। टाइप ऑफ क्या होती है, हायरार्की होती है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर क्या है इसका, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एक आरसी टाइप क्वेश्चन है, पैराग्राफ है। अनन्या पांडे एंड समिता अरोरा and Samita Arora are two friends. They went on a college tour. Unfortunately, Ananya met with an accident and was hospitalized in the nearest hospital. Her hand was badly injured, which required immediate operation. Senior doctor was not available at that time, so it was operated by his junior. Due to doctor's negligence, a delicate nerve of her hand was cut, rendering him crippled throughout her life. Identify the consumer right that has been violated by the doctors. आपको बताना है इस केस में डॉक्टर्स ने कौन से वाला राइट जो है उसको वॉयलेट किया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। एक गर्ल है, वो अपने टूर पे गई हुई थी, वहाँ पे क्या हुआ, उसको एक्सीडेंट हो गया और उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना पड़ा। उस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स थे वो अवेलेबल नहीं थे, तो उसके जूनियर ने वो केस परफॉर्म किया और उसकी एक कोई डेलिकेट नर्व को कट कर दिया। अब आपको बताना है यहाँ पे कौन से वाला जो राइट है उसको क्या किया गया है, वॉयलेट किया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, राइट टू सेफ्टी। वेरी गुड, राइट टू सेफ्टी को क्या किया गया है, वॉयलेट किया गया है। वेरी गुड गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। द पार्ट ऑफ द ब्रांड विच कैन बी स्पोकन।
आपको बताना है ब्रांड का वो वाला पार्ट जिसको हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। ब्रांड का वो वाला पार्ट आपको बताना है जिसको हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। लोगो, सिंबल, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, क्या बोलते हैं उसको। राइट आंसर सेफ्टी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। द पार्ट ऑफ अ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन इज कॉल्ड। ब्रांड का वो वाला पार्ट जिसको हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। वेरी गुड बेलुगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांड नेम बोलते हैं, क्योंकि हम उसको क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हम उसको बोल सकते हैं, किसी भी चीज का, किसी भी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम को हम बोल सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। जस्ट लाइक अ बैंक कीप मनी इन अ सेफ कस्टडी फॉर कस्टमर्स। जैसे कोई बैंक क्या करता है, पैसे को अपने पास संभाल कर रखता है ना, किसी भी कस्टमर का पैसा होता है वो अपने पास उस पैसे को संभाल के रखता है। वैसे ही क्या होता है, आपको बताना है क्या चीज़ है जो क्या करती है, बैंक की तरह ही काम करती है, बट वो क्या रखती है, अपने पास सिक्योरिटीज रखती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। क्या रखती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास सिक्योरिटीज को रखती है। अब उसको हम क्या बोलते हैं वो आपको बताना है। फाइनेंशियल मैनेजर, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी या फिर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। अब वो कौन से वाली चीज़ होती है जो सेम बैंक की तरह काम करते हैं और वो क्या करती है, हमारी सिक्योरिटीज को अपने पास रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। वेरी गुड, उसको हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी बोलते हैं। डिपॉजिटरी अपने पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या करती है, हमारे स्टॉक्स को रखती है। राइट हमारे क्या रखते हैं, हमारे सिक्योरिटीज को, स्टॉक्स को अपने पास रखती है। राइट, डिपॉजिटरी बोलते हैं उसको। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। द प्रोडक्ट डैश सेट्स द लोअर लिमिट ऑफ द प्राइस। किसी भी प्रोडक्ट का कौन सी वाली चीज क्या होती है, लोअर लिमिट होती है किसी भी प्राइस की। द प्रोडक्ट डैश सेट्स द लोअर लिमिट ऑफ द प्राइस। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे अब सभी। राइट डिपॉजिटरी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं अपने पास। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे अब। द प्रोडक्ट डैश सेट्स द लोअर लिमिट ऑफ द प्राइस। किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस का लोअर लिमिट होता है वो कौन सेट करता है। गुड मॉर्निंग बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वेरी गुड। क्या होता है लोअर लिमिट, उसका कॉस्ट होता है। क्यों, क्योंकि कॉस्ट तो किसी भी काम, जो भी प्रोड्यूसर है वो कम से कम अपना कॉस्ट तो निकालेगा प्रोडक्ट से, तो जो लोअर लिमिट होती है वो क्या होती है, कॉस्ट होती है। वेरी गुड गाइज। और कॉस्ट के ऊपर जो भी चीज होती है वो क्या आता है, उसके अंदर प्रॉफिट आता है। वो सब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। राइट वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे अब। Shaista Khan is the financial manager of Prem and Sons. She identified different available sources and compares those in the terms of cost and associated risk for the optimal procurement of funds. Identify the concept highlighted here. आपको बताना है शाइस्ता खान क्या है, फाइनेंशियल मैनेजर है एक कंपनी की। वो आइडेंटिफाई करते हैं कितने अवेलेबल सोर्सेज हैं उनके पास जहां से वो क्या कर सकते हैं, पैसा उठा सकते हैं, और फिर उनको कंपेयर करके देखती है कि हमें कॉस्ट कितना पड़ेगा और उसके साथ रिस्क कितना जुड़ा हुआ है, अगर हम कौन से वाला ऑल्टरनेटिव हमें यूज करना चाहिए किस चीज को करने के लिए, फंड्स को प्रोक्योर करने के लिए। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन से वाला कंसेप्ट हाईलाइट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करना है। यहाँ पे किस वाले कंसेप्ट की बात हुई है, फाइनेंशियल प्लानिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर नन ऑफ द अबव। वेरी गुड। यहाँ पे किस चीज की बात हुई है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात हुई है। वेरी गुड गाइस, किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात हो रही है। जहां पर भी आपको ये लिखा हुआ दिखेगा ना, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, क्या दिखेगा, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, वहां पे क्या आएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आएगा। वेरी गुड गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। द 4 इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ डैश इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन। आपको बताना है कौन से वाले मेथड के अंदर ये सारी चीजें आती है। एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, किसके अंदर आती है ये, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस या प्रमोशन। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे जल्दी से। इट्स ओके हर्षिता। बच्चा निकिता बता देंगे, बच्चा जब भी अकाउंट्स का मॉक करवाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप। राइट, सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, प्रमोशन के अंदर आती है। एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन सब किसके अंदर आता है, हमारा प्रमोशन के अंदर आता है। वेरी गुड बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे अब। असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। कंट्रोल इज एक्सरसाइज एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और रीजन क्या है इसका, कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे।
असर्शन में क्या बोला गया है कि कंट्रोल जो है वो मैनेजमेंट के हर लेवल में करा जाता है, जितने भी लेवल्स होता है मैनेजमेंट के, टॉप हो गया, मिडल हो गया, लोअर लेवल हो गया, हर लेवल पे क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है. देन रीजन क्या है इसका, कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. हेलो हेलो यूनिक जाट. हाँ जी निकिता, आज इकोनॉमिक्स की क्लास है, हैप्पी हो जाओ. जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे मैम इकोनॉमिक्स करा दो, अब आपको इकोनॉमिक्स करवा रहे हैं. आई थिंक अंतरा का पेपर है ना, अंतरा आपका 4th को है ना इकोनॉमिक्स का पेपर, राइट. इसका करेक्ट आंसर क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. देखो कंट्रोल क्या होता है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे किया जाता है, इट्स ट्रू. हर जितना भी मैनेजमेंट के लेवल्स होते हैं हर जगह कंट्रोल किया जाता है. अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी तो जो भी वर्क हो रहा है वो अच्छे से नहीं होगा. नेक्स्ट थिंग इज कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन. परवेसिव का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट इन ऑल, हर जगह प्रेजेंट होना. परवेसिव का फंक्शन क्या, परवेसिव का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट होना, प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट होना. तो कंट्रोलिंग हर जगह प्रेजेंट होती है, ये भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कि असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, और रीजन क्या है, असर्शन को क्लैरिफाई कर रहा है. गुड मॉर्निंग, नमस्ते आयुष. नमस्ते बच्चा. अच्छा 7th को है, ओके आंसर, ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग वर्क्स थ्रू द डैश मैकेनिज्म. आपको बताना है मार्केटिंग का जो प्रोसेस होता है वो किस मैकेनिज्म के बेस पे काम करता है, वैल्यू, प्राइस, एक्सचेंज या फिर प्रोडक्ट. क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे. 12th में कम आ गए, 87%. कोई बात नहीं, सही है बादल, इट्स ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे. जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर. क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग वर्क्स थ्रू द डैश मैकेनिज्म. किस मैकेनिज्म के ऊपर जो मार्केटिंग का प्रोसेस है काम करता है, वेरी गुड. किस मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है, वो एक्सचेंज. सेलर कुछ देता है, कोई प्रोडक्ट देता है, और जो बायर होता है वो एक्सचेंज में क्या देता है, उसको मनी देता है. तो किस चीज के ऊपर काम चलता है मार्केटिंग का, एक्सचेंज के ऊपर काम चलता है. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे. हीना स्वीट्स इज अ रीनोन्ड नेम फॉर क्वालिटी स्वीट्स सिंस 1935. हीना स्वीट्स जो है वो 1935 से किस चीज के लिए फेमस है, कि वो क्वालिटी वाइज स्वीट्स प्रोवाइड करवाते हैं. हर्ष द ओनर ऑफ हीना स्वीट्स वाज वरीड एज द सेल्स हैड डिक्लाइन ड्यूरिंग द लास्ट 3 months. अब क्या हो रहा है, उनकी सेल्स धीरे धीरे घट रही है. व्हेन ही इंक्वायर, जब उसको पता चला, जब उसने इंक्वायरी की तो उसको पता चला, सेल्स मैनेजर ने बताया कि कुछ कंप्लेंट्स आई है कि आपकी जो स्वीट्स हैं उसकी क्वालिटी क्या है, अब उतनी अच्छी नहीं है. देयरफॉर हर्ष ऑर्डर्ड फॉर सैंपल चेकिंग ऑफ स्वीट्स. तो फिर हर्ष ने क्या किया, उसने सैंपल्स मंगाए स्वीट्स को, अपने यहाँ की स्वीट्स को चेक करने के लिए. तो आपको बताना है यहाँ पे मैनेजमेंट का कौन से वाला फंक्शन हर्ष ने परफॉर्म किया है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग या फिर ऑर्गेनाइजिंग. कौन से वाला परफॉर्म किया है, जल्दी बताओ. कंपार्टमेंट आया बच्चा, इसके बारे में मुझे नहीं पता कि कंपार्टमेंट वालों के साथ क्या होगा. जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर. वेरी गुड. क्या, कौन से वाला फंक्शन उसने यहाँ पे परफॉर्म किया, कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म किया है. वेरी गुड. उसने क्या किया है, जो उसके यहाँ पे गलती हो रही थी उसको चेकआउट किया. तो किस चीज से चेकआउट करेगा, कौन से वाला फंक्शन परफॉर्म करके करेगा, कंट्रोलिंग वाला फंक्शन परफॉर्म करके करेगा. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ जी, हाँ जी हर्ष, आप ही की कंपनी है हीना स्वीट्स. हर्ष खिलाएंगे, अभी CUET क्रैक करेंगे ना, फिर हर्ष स्वीट्स खिलाएंगे हमें, ठीक है ना हर्ष. चलो ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे. अ गुड डैश इज द वन विच इज डेवलप्ड आफ्टर एनालाइजिंग द नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द पोटेंशियल बायर. आपको बताना है क्या चीज डेवलप होती है आफ्टर एनालाइजिंग द नीड्स और प्रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल बायर. नीड्स और प्रेफरेंसेस की जो बायर्स हैं उनकी नीड क्या है और वो किस चीज को प्रेफर कर रहे हैं, उस चीज को देखने के बाद हम क्या डेवलप करते हैं वो आपको बताना है. मार्केट ऑफरिंग डेवलप होती है, ब्रांड नेम डेवलप होता है, कूपन डेवलप होता है, या ऑल ऑफ द अबव. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे. करंट अफेयर का, हाँ बच्चा क्या रहा, उस पर मिल जाएगा आपको, लर्न करो ऐप पे मिल जाएगा. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर. वेरी गुड. क्या चीज डेवलप होती है, मार्केट ऑफरिंग डेवलप होती है. क्या डेवलप होता है, मार्केट ऑफरिंग डेवलप होता है. आप मार्केट में क्या ऑफर करने वाले हो, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे जो बायर्स हैं उनकी नीड्स क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनकी नीड्स क्या है और वो किस चीज को प्रेफर कर रहे हैं. राइट राइट राइट. नो अंकित, नॉट ऑल बच्चा, नो. इसका करेक्ट आंसर क्या, मार्केट ऑफरिंग. क्या है इसका करेक्ट आंसर, मार्केट ऑफरिंग. वेरी गुड. नॉट डी.
एग्जाम में मत करके आना, हाँ, ऑल ऑफ द अबव देख के कुछ भी मत मार्क करके आना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे अब। Bedi Enterprises is engaged in manufacturing computer accessories and other components. The target production is 100 units per day. The company had been successfully attaining his targets until 3 months ago. Over the last month, it has been observed that there is the negative variation in the daily production. Which function of management is being performed here? Again आपको बताना मैनेजमेंट का कौन से वाला फंक्शन इस पैराग्राफ में परफॉर्म किया गया है। बेदी एंटरप्राइज का एक कंपनी है, उनका डेली का टारगेट है कि वो 100 यूनिट्स बनाएंगी, बट अब क्या हो रहा है लास्ट मंथ से कि उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि नेगेटिव वेरिएशन आ रहा है। नेगेटिव वेरिएशन का मतलब क्या है कि जितना उनको बनाना चाहिए उससे कम हो रहा है। तो अब आपको बताना है कि वहां पे कौन से वाला फंक्शन परफॉर्म किया गया है। हाँ जी, इको स्टार्ट हो आज, साइंस फैक्ट्स आज स्टार्ट हो रहा है इको। बताओ कौन से वाला फंक्शन परफॉर्म किया है यहाँ पे, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग या फिर ऑर्गेनाइजिंग? कौन से वाला हो रहा है? कंट्रोलिंग हो रहा है। वेरी गुड। कौन से वाला फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है यहाँ पे? अगेन कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। वेरी गुड बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे अब। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज, आपको बताना है जो प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप कौन से वाला होता है। क्या बताना है? प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप आपको बताना है। बताओ प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे और प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप बताएंगे। प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? इंप्लीमेंटिंग द प्लान, सिलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स या फिर नन ऑफ द अबव? जल्दी से बताओ। वेरी गुड। सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? हमारा जो प्रोसेस होता है प्लानिंग का, उसका फर्स्ट स्टेप होता है। राइट। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे अब। डैश गिव्स द मैनेजमेंट अ वाइडर रेंज ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम विच टू चूज। कौन से वाली चीज क्या देती है? मैनेजमेंट को एक वाइड रेंज देती है कि उसके अंदर से वो क्या कर सकते हैं, कैपेबल कैंडिडेट्स को चूज कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं वो आपको बताना है। कैजुअल कॉलर्स कौन से वाला सोर्स होता है वो रिक्रूटमेंट का, जहां पे हमें क्या मिलता है, मैनेजर्स को एक वाइडर चॉइस मिलता है। ठीक है, कैजुअल कॉलर्स, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स, रेफरेंसेस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज या फिर एडवर्टाइजिंग? जल्दी से बताओ। राइट सुजल, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे 18th का आंसर करेंगे। हम जो कौन से वाला रिक्रूटमेंट का वो सोर्स होता है जहां पे हमें जो मैनेजर्स होते हैं वाइडर वैरायटी मिलती है। कहाँ से मिलती है उनको? एडवर्टीजमेंट के थ्रू। वेरी गुड। कहाँ से मिलती है? एडवर्टीजमेंट के थ्रू मिलती है, एक्सटर्नल सोर्सेज से मिलती है। राइट। एडवर्टीजमेंट यानी कि एक्सटर्नल सोर्सेज से मिलती है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे अब। सक्षम जैन इज द फाइनेंस मैनेजर इन द कोबी प्राइवेट लिमिटेड। सक्षम जैन क्या है? फाइनेंस मैनेजर है कोबी प्राइवेट लिमिटेड में। द कंपनी वांट्स टू इंक्रीज इट्स मार्केट कैप्चर। वो कंपनी क्या करना चाहती है? अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहती है। फॉर दिस पर्पज इट नीड्स टू एडिशनल कैपिटल। उसको उसके लिए क्या चाहिए? एडिशनल कैपिटल चाहिए। तो सक्षम आइडेंटिफाई डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज एंड कंपेयर दोज इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड एसोसिएटेड रिस्क फॉर द ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। अगेन सक्षम ने क्या किया? आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से सोर्सेज हमारे पास हैं कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए, और उनको कंपेयर किया। उसके बाद क्या किया? देखा कि कॉस्ट कितना अवेलेबल है, कितना कॉस्ट लग जाएगा, कितना रिस्क उसके साथ अवेलेबल है। तो अगेन आपको बताना है कि यहाँ पे कौन से वाला फंक्शन जो है परफॉर्म किया गया, कौन से वाले कंसेप्ट की बात यहाँ पे की गई है। फाइनेंशियल प्लानिंग, मैनेजमेंट, ऑडिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर नन ऑफ द अबव? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्यों है इसका करेक्ट आंसर फाइनेंशियल मैनेजमेंट? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। जब भी ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स आएगा तो हम कौन से वाला फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे। वेरी गुड। राइट। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करेंगे। विच प्रिंसिपल्स डज फंक्शनल फोरमैनशिप वायलेट? क्या बताना है आपको? कौन से वाला प्रिंसिपल जो है वो फंक्शनल फोरमैनशिप क्या करता है? वायलेट करता है। कौन से वाले प्रिंसिपल को करता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेंज या फिर इक्विटी? मैनेजमेंट को ऑडिट करना बच्चा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करेंगे। यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट किया जाता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन या फिर इक्विटी? हाँ जी यूनिक जाट बोलो, क्या बोल रहे हो आप? फंक्शनल फॉर्मेनशिप में किस चीज को वायलेट किया गया है?
वेरी गुड, यूनिटी ऑफ कमांड। क्यों? क्योंकि फंक्शनल फोरमैनशिप में आपको अलग अलग फोरमैन से क्या मिलता है? कमांड मिलता है, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड। कौन से वाला हो रहा है यहाँ पे वायलेट? यूनिटी ऑफ कमांड वाला क्या हो रहा है? वायलेट किया जा रहा है। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे अब। स्काई हाई लिमिटेड हैज बीन एक्सपीरियंसिंग अ डाउनफॉल इन इट्स पॉपुलैरिटी। स्काई हाई लिमिटेड को क्या हो रहा है? वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि अब उनकी पॉपुलैरिटी क्या हो रही है? धीरे धीरे कम हो रही है। ड्यू टू ग्रोइंग कॉम्पिटिशन ऑल्सो द कंपनी डजंट सी एनी फोर्थ कमिंग विजिबल बिजनेस एक्सपेंशन। और उन्होंने क्या देखा कि अब क्या हो रहा है? उनको बिजनेस एक्सपैंड नहीं करना है, कि कुछ सालों में उन्होंने अपना बिजनेस को एक्सपैंड नहीं करना है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया मैनेजमेंट ने कि अब वो क्या करेंगे? वो हाई डिविडेंड को डिक्लेयर करेंगे कि हमारी कंपनी क्या देने वाली है इस बार? हाई डिविडेंड देने वाली है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। आइडेंटिफाई द फैक्टर रिलेटेड टू द डिविडेंड डिसीजन बीइंग डिस्क्राइब अब। आपको बताना यहाँ पे कौन से वाला फैक्टर्स जो है वो रिलेट करते हैं डिविडेंड डिसीजंस के लिए। कैश फ्लो, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग या स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। इसको देखकर बताना, हाँ, इस पैराग्राफ को देखकर बताना। हाँ जी, हाँ जी अंकित, 2 बजे होगी इको की क्लास। महाशिवरात्रि कल है बच्चा। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है उससे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हमने अभी तो नियर फ्यूचर में हमने ग्रो नहीं करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस वाले फाइनेंशियल ईयर में हम हाई डिविडेंड पे कर सकते हैं, राइट? क्या पे कर सकते हैं? हाई डिविडेंड पे कर सकते हैं। नो सूजल, नॉट स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। इस पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा हुआ था कि उनको अभी आगे ग्रो नहीं करना है, इसलिए उन्होंने क्या किया है? हाई डिविडेंड्स को पे कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। असर्शन क्या है हमारे पास? मैनेजमेंट perpetuates to adjust to the complex and changing extremely surroundings. It assists in making wise decisions. जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे। मैनेजमेंट perpetuates करता है adjust complex and changing external surroundings में, और रीजन क्या है हमारा? It assists in making wise decisions. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 22 का? ए। वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मैनेजमेंट क्या करता है? कॉम्प्लेक्स चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या करता है? खुद को चेंज करता है। जैसे बाहर का एनवायरमेंट चेंज हो रहा होता है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट चेंज हो रहा होता है, वैसे ही मैनेजमेंट अपनी प्लानिंग को भी क्या करता है? चेंज करता है। इट असिस्ट इन मेकिंग वाइट डिसीजन। और क्या होता है? वो एक अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि अगर बाहर का एनवायरमेंट चेंज हो रहा है और हम अपना प्लान चेंज ना करें, हम अपने मैनेजमेंट के अंदर चेंजेस ना लेके आए, तो क्या होएगा? गलत हो जाएगा। हमारा प्लान उस हिसाब से काम ही नहीं करेगा, क्योंकि एनवायरमेंट तो चेंज हो गया। इसलिए एनवायरमेंट के साथ साथ क्या होना चाहिए? हमें खुद को भी चेंज करना चाहिए, राइट? क्या करना चाहिए? हमें खुद को चेंज करना चाहिए। प्रीत बच्चा, आपको जो टॉपिक समझना है ना, आप लोग क्या करना, लास्ट में कमेंट्स होते हैं ना, कमेंट सेक्शन में उसको लिख कर जाना। मैं नेक्स्ट डे आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट परपेचुएट्स टू एडजस्ट टू द कॉम्प्लेक्स एंड चेंजिंग एक्सटर्नल सराउंडिंग्स। जो हमारी मैनेजमेंट की एक्सटर्नल सराउंडिंग्स होती है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, उसके हिसाब से क्या करना पड़ता है? मैनेजमेंट को अपने आप को चेंज करना पड़ता है। क्यों चेंज करना पड़ता है? अगर वो चेंज नहीं करेगा, उसके हिसाब से अपडेट नहीं होगा, तो क्या होएगा? कोई वो कंपनी क्या रह जाएगी? पीछे रह जाएगी। एंड इट असिस्ट इन मेकिंग वाइज डिसीजन। और ये क्या करता है? अच्छे डिसीजन लेने में भी क्या करता है? हेल्प करता है। ओके, आई होप अब क्लियर है। मैम अगर आपकी सारी क्लास देख लूँ अकाउंट ऑफ बिजनेस की तो ये इनफ है। बच्चा इनफ कुछ नहीं होता है, हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाते हैं एमसीक्यूज़ की, और क्या बोलते हैं, मॉक करवाते हैं। ये आप रिवाइज करके आओ और यहाँ पे आके क्या करो? अपने मॉक्स को दो, अपने एमसीक्यूज़ को लगाओ। इनफ नहीं है। आप क्या करोगे? जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। नूपुर शर्मा अ प्योर वेजिटेरियन वेंट टू अ फास्ट फूड कॉर्नर। नूपुर शर्मा क्या है? प्योर वेजिटेरियन है।
वो एक फास्ट फूड कॉर्नर पे गई, उन्होंने एक वेज पास्ता ऑर्डर किया, बट बाद में उसको पता चला कि जो वेज पास्ता बनाया गया था वो किस में बनाया था, वो फिश ऑयल के अंदर बनाया गया था। ठीक है, वो फिश ऑयल के अंदर बनाया गया था। दिस इन्फॉर्मेशन वॉज नॉट गिवन एनीवेयर, और ये इन्फॉर्मेशन उसको कहीं पर भी लिखी हुई नहीं मिली थी कि जो फूड है वो किस पे बनाया जाएगा, फिश ऑयल में बनाया जाएगा। तो आप बताओ यहाँ पे कौन से वाला राइट जो है वो वायलेट किया गया है। ओके मैम, इको माइक्रो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो ना? हाँ जी, उसी से स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, वेरी गुड। कौन से वाला वायलेट किया गया? राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है? कि उस रेस्टोरेंट के अंदर जो फूड है वो किससे बनने वाला है, वो फिश ऑयल से बनने वाला है। राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे। गगन इज द डायरेक्टर ऑफ गगन काउ घी, ही मेक्स फॉल्स क्लेम्स अबाउट द प्रोडक्ट। गगन क्या करता है? वो गगन काउ घी मैन्युफैक्चर करता है, बनाते हैं, और उन्होंने क्या किया है? फॉल्स क्लेम किया है अपने प्रोडक्ट के बारे में ऑन द पैकेजिंग। पैकेजिंग के ऊपर क्या लिखा है कि हाँ प्योर घी है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, ये सब उसने लिखा हुआ है पैकेजिंग पे। एंड डज नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन अ कंज्यूमर कंप्लेन अबाउट द सेम। और किस एक कंज्यूमर ने क्या किया, उस चीज़ के बारे में उनको कंप्लेन की, तो उन्होंने उस चीज़ को रिस्पॉन्स भी नहीं किया, उन्होंने उस चीज़ को नहीं सुना। विच राइट ऑफ कंज्यूमर। अब आप ये बताओ कि गगन ने कौन से वाला राइट यहाँ पे कंज्यूमर का वायलेट किया है। ठीक है, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। कौन क्या है इसका करेक्ट आंसर? राइट टू, नो नॉट डी एंड बी। इसका करेक्ट आंसर क्या? राइट टू बी हर्ड। उसने सुनी नहीं, उसके बाद कंज्यूमर ने उसको कंप्लेंट किया बट उसने उसकी बात नहीं सुनी, तो कौन से वाला राइट वायलेट हुआ है यहाँ पे? राइट टू बी हर्ड। उसने सुना नहीं है उसको, राइट टू बी हर्ड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए। राइट टू सीक रिडर्सल तब लेते हैं हम जब क्या होता है, हमारे साथ कुछ, हमें कुछ हार्म होता है उस प्रोडक्ट से, और उसके बाद हम उसका क्या चाहते हैं? कॉम्पनसेशन चाहते हैं। राइट यहाँ पे कौन से वाला राइट वायलेट किया गया? राइट टू बी हर्ड वायलेट किया गया। उसने उसकी बात नहीं सुनी। राइट राइट हर्ष, राइट निकिता, कैफ रॉक, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करेंगे। अब द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ। आपको बताना है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो किस बेसिस पे बनाए गए हैं, कैसे बनाए गए हैं? ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। व्हाट हैपेंड दानिश? ओके कोई बात नहीं, चलो बताओ। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किस बेसिस पे बनाए गए हैं? ओके विनीत, एंटरप्रेन्योरशिप भी आ जाएगी, ठीक है। ओके बताओ, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। राइट, बोथ बी एंड सी, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स दोनों के बेसिस पे हमारे जो मैनेजमेंट है उसके प्रिंसिपल्स को बनाया गया है। राइट राइट राइट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करेंगे। अब द मिंत्रा इज द लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर फैशन अटायर्स। मिंत्रा क्या है? लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फैशन अटायर्स के लिए। इट इज प्रपोजिंग टू इशू न्यू शेयर्स थ्रू ऑनलाइन सिस्टम। वो क्या कर रही है? न्यू शेयर्स निकाल रही है ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, एंड हैज एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद स्टॉक एक्सचेंज। और उसने स्टॉक एक्सचेंज के साथ क्या कर लिया? अग्रीमेंट भी कर लिया। और वो क्या कर रही है? अब न्यू शेयर्स को इशू करना चाहते हैं। किसके थ्रू? ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू। तो अब बताओ कि कौन से वाला इंस्ट्रूमेंट वो स्टॉक एक्सचेंज का यहाँ पर यूज करने वाली है। ओके ऐसे ही अंकित, चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। इसका करेक्ट आंसर क्या? EIPO, इलेक्ट्रॉनिक। राइट राइट राइट, इलेक्ट्रॉनिक वे में करने वाली है ना। इनिशियल पब्लिक ऑफर किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू। राइट, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करेंगे। श्वेता इज एन एंटरप्रेन्योर, शी वेंट टू लंदन ऑन अ फैमिली वेकेशन where she noticed that its market taste and trends are different from that of India. Identify the characteristics of business environment highlighted here. श्वेता क्या हुआ? श्वेता क्या है? एक टाइप की एक एंटरप्रेन्योर है। वो लंदन गई फैमिली वेकेशंस पे, तो उसने वहाँ पे नोटिस किया कि उस मार्केट में जो टेस्ट है और ट्रेंड है वो क्या है? वो इंडिया के मार्केट से डिफरेंट है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन से वाला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया गया है। हाँ जी विनीत, सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं।
विनीत आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मैंने चैप्टर वाइज करवाया हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम मॉक स्टार्ट करेंगे, अगर हम करेंगे भी तो क्या स्टार्ट करेंगे, मॉक स्टार्ट करेंगे। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मैंने करवाए हैं। जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। ओके विनीत, चैप्टर वाइज करवा रखे हैं आप लोग, प्लेलिस्ट को चेक करना। नो नॉट डायनामिक, इसका करेक्ट आंसर क्या है, रिलेटिव। रिलेटिव क्यों है? Business environment is a relative concept as it differs from country to country and region to region. इसको relative इसलिए कहा गया है क्योंकि ये country wise और region wise क्या होता है, different होता है, अलग अलग जगह से क्या होता है, different होता है, इसलिए इसको relative concept बोला गया है। जिस country का जैसा है उसके हिसाब से क्या होता है, उस company को अपने according changes करना पड़ता है। Like आप देख सकते हो जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनके बर्गर्स अगर आप बाहर जाओगे तो वो बर्गर्स में क्या करते हैं, नॉन वेज का यूज़ करते हैं, बट वो चीज़ इंडिया के अंदर नहीं चल सकती क्योंकि इंडिया के अंदर हर जो ह्यूमन बींग है वो नॉन वेज नहीं खाता है। तो क्या होता है, जिस हिसाब से वो जिस कंट्री के अंदर आता है उस हिसाब से क्या करते हैं, वो अपनी टेक्निक्स को चेंज करते हैं। तो किस चीज़ के बारे में बताया गया था यहाँ पे, रिलेटिव कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया था, राइट। क्या बताया गया था, रिलेटिव कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया था। ओके अच्छा, कवर कर लिया। ओके विनीत, ओके 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 राइट। डायनामिक का मतलब ये होता है कि फ्यूचर जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, डायनामिक होता है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। बट यहाँ पे कंट्री टू कंट्री बात की जा रही है, रीजन टू रीजन की जा रही है। वो इंडिया में थी और इंडिया से कहाँ गई है, फॉरेन में गई है, और तब उसने देखा कि वहाँ का टेस्ट अलग था, तो वो रिलेटिव कंसेप्ट के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि उसने जगह चेंज किया। अगर वो बात करते कि वो इंडिया में ही है और वहाँ पर कुछ एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आ रही है तो वो डायनामिक की बात करते हैं। आई होप आप लोग क्लियर है, क्लियर है, डायनामिक और रिलेटिव कॉन्सेप्ट में क्लियर है। मुझे बताओ डायनामिक और रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपको। ओके देखो जो हमारा डायनामिक है वो क्या आएगा, वो एनवायरनमेंट डायनामिक है, उसके लिए हमें कंट्री चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट जहां पे कंट्री चेंज हो रही है, रीजन चेंज हो रहा है, उस जगह क्या आएगा, रिलेटिव कॉन्सेप्ट आएगा, राइट। राइट, कंपेयर कर रहे हैं, राइट। ओके मतलब क्लियर है सबको, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करेंगे अब। करिश्मा लवानिया इज द फाइनेंस मैनेजर एट शर्मा एंटरप्राइज। करिश्मा लवानिया क्या है, फाइनेंस मैनेजर है शर्मा एंटरप्राइज में। शी टेक्स अ डिसीजन टू रेज मनी फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल। उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल से, मार्केट से पैसा उठाने वाले हैं। बिजनेस फॉर्म ऑफ सर्टेन सोर्सेज, विच टाइप ऑफ डिसीजन इज दिस। अब बताओ कौन से वाला डिसीजन है ये, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड या फिर नन ऑफ द अबव, कौन से वाला है। मैम आपने जितने चैप्टर पढ़ाए हैं एपीएस में उतने ही चैप्टर पढ़ने हैं ना। हाँ विनीत, सीयूईटी के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है वो मैंने पूरा कंप्लीट करवाया है। ओके अच्छा, 18 को लास्ट एग्जाम है, कौन सा वाला एग्जाम है अंकित, आपका कोई एग्जाम हुआ है। ओके चलो जल्दी से बताओ कौन से वाला डिसीजन है यहाँ पे, वो क्या करना चाहती है, पैसा उठाना चाहती है मार्केट से। कौन से वाला डिसीजन है ये, वेरी गुड, कौन से वाला है ये, फाइनेंसिंग डिसीजन है। किसने बोला था इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग नहीं है, पैसा उठाना चाह रही है, पैसा कहीं लगाना नहीं चाह रही है। जब हम पैसा लगाएंगे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा, जब हम मार्केट से पैसा उठा रहे हैं वो क्या है, फाइनेंस डिसीजन है, राइट, फाइनेंशियल डिसीजन है। वेरी गुड, क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करेंगे अब। विच एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को के किस एस्पेक्ट को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। जल्दी से बताओ। अच्छा आपके पास इमोजीज नहीं है। सिद्धांत, यश बच्चा अकाउंट्स की क्लास में अभी नहीं बता सकती कि कब आएगी। हाँ जी, एंटरप्रेन्योर भी करवाएंगे सब करवाएंगे। आंसर करो चलो क्वेश्चन का। निकिता मैं बता दूंगी बच्चा, जब भी अकाउंट्स का स्टार्ट होगा ना मैं आपको पक्का बताऊंगी, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 29 का बताएंगे, क्या है इसका करेक्ट आंसर, माइक्रो, राइट। डायरेक्ट एनवायरनमेंट को हम कई बार क्या बोलते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि माइक्रो एनवायरनमेंट जो होता है वो किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। क्या करता है, डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ओके राइट, ओके विनीत, ओके चलो ठीक है, क्लियर है सबको। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करेंगे अब। जायद रहमान यूजेस अ मनी मार्केट instrument which is used to fulfill the seasonal requirement and working capital needs of a business. Identify the money market instrument.
ज़ईद रहमान क्या कर रहे हैं, वो एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं ताकि वो अपनी सीजनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, अपनी वर्किंग कैपिटल यानी कि डे टू डे के लिए चाहिए और सीजनल रिक्वायरमेंट है उनकी। तो जल्दी से बताओ वो कौन से वाला मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाले हैं? कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स या कमर्शियल बिल, कौन से वाले मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को वो यूज करने वाले हैं? जल्दी से बताओ। वेरी गुड नितिन, आलोक, निकिता, वेरी गुड बच्चा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर किसके लिए यूज करते हैं हम? शॉर्ट टर्म्स के लिए कंपनीज यूज करती हैं। जैसे इसमें बोला ना कि सीजनल रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल यानी कि डे टू डे सर्विस, डे टू डे उनका जो खर्चा हो रहा है उसके लिए चाहिए, राइट? वेरी गुड, कमर्शियल पेपर, गुड। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करेंगे आप। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन बाय, आपको बताना है प्लानिंग जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करती है किस चीज से? ओके, राइट। एंटरप्रेन्योर, व्हाट हैपेंड राहुल? एंटरप्रेन्योर क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग हमें पता है क्या प्रोवाइड करती है? डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है। अब आपको बताना है कैसे प्रोवाइड करवाती है, ठीक है? स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन, enable a manager to look ahead by reducing overlapping and wasteful activities, या all of the above? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। फिर से मतलब ऑल ऑफ द अबव देखा तो सब ऑल ऑफ द अबव नहीं है इसका आंसर। ऑल ऑफ द अबव तुम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हो। इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्लानिंग डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड करते हैं? स्टेटिंग इन एडवांस, पहले से ही ये बता के कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, उस चीज से हमें क्या मिलती है? डायरेक्शन मिलती है। एनेबल अ मैनेजर टू लुक अहेड, ये क्या है? ये फ्यूचरिस्टिक फंक्शन है उसका, ये फ्यूचर वाला फंक्शन है, राइट? फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है ये, डायरेक्शन में नहीं आएगा ये। ओके, डी नहीं है इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट? निकिता इज करेक्ट, दानिश इज करेक्ट, नैना, अंकित, कार्तिक, ओके अभी सबका ठीक ठीक आ रहा है, राइट? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। स्टेटिंग इन एडवांस हाउ द वर्क इज टू बी डन, फ्यूचर में हमें काम कैसे करना है, ये क्या बता रहा है? ये डायरेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है। ओके, गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करेंगे आप। द विप्रो ग्रुप्स डू मास रिक्रूटमेंट एवरी ईयर फ्रॉम डिफरेंट engineering and management colleges from the final year students. Identify the source of recruitment. जल्दी से बताओ ये कौन से वाला सोर्स है रिक्रूटमेंट का? विप्रो कंपनी क्या करती है? अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस से क्या करती है? फाइनल ईयर के बच्चों को उठा लेती है, अपनी कंपनी में ले आती है। तो जल्दी से बताओ। हाँ जी हर्ष, मैंने आप ही का देखा था, बहुत कम स्टूडेंट्स है जिन्होंने ए बोला था। हर्ष ने करेक्ट आंसर दिया था, वेरी गुड। बताओ विप्रो कंपनी जो है वो क्या करती है? मैनेजमेंट कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेज से फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को क्या कर लेती है? रिक्रूट कर लेती है, अपने यहाँ पे जॉब पे रख लेती है। तो कौन से वाला सोर्स है ये रिक्रूटमेंट का? कैंपस रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलेज, वेब पब्लिशिंग या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट? वेरी गुड, सबको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या है? कैंपस रिक्रूटमेंट है। वेरी गुड गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करेंगे। थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ है, आई होप आप लोगों को दिख रहा है। चलो पढ़ते हैं इसको। Kavita Ghai was the managing director of a restaurant in Lucknow called Healthy Kitchen. The restaurant was doing well and the volume of work started increasing slowly and steadily. Kavita Ghai was not able to manage all the work on her own. The increasing magnitude of work made it impractical for her to handle it by all herself. Moreover, her objective was to open more branches of its restaurant at different places. She appointed Nikhil Gupta as a general manager of Healthy Kitchen, Lucknow, and gave him the right to command his subordinates and to take decisions within the scope of his position. For smooth running of the restaurant, she also gave him an authority to hire and train staff as per the requirements. Kavita Ghai is satisfied with the work of Nikhil and was able to open another branch of the restaurant in Agra. अब आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया है। आइडेंटिफाई द फिलॉसफी दैट इज बीइंग फॉलोड बाय कविता। कविता ने यहाँ पे कौन से वाली फिलॉसफी का यूज किया है? डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क या फिर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? जल्दी से इसका आंसर करेंगे। गुड आफ्टरनून दिव्यांशी, बहुत लेट है दिव्यांशी आज। इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। उसने क्या किया? डेलीगेट किया है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, वेरी गुड। उसने क्या किया? एक दूसरे पर्सन को अपनी अथॉरिटी दी है कि वो क्या कर सकते हैं, वो किसी भी पर्सन को कमांड कर सकते हैं, जो भी काम करना है वो डिसीजन ले सकते हैं, राइट? इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ सेम है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। द एप्लीकेशन ऑफ द फिलॉसफी डिस्कस्ड अबव कैन फॉस्टर अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग्स द डिपार्टमेंट। ये जो चीज़ है, ये जो फिलॉसफी यूज़ की जा रही है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की,
ये क्या कर सकते हैं, जो बाकी के डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कंपटीशन वाली जो सेंस है उसको फॉस्टर कर सकती है। तो आपको बताना है ये किस चीज में फर्म को हेल्प करने वाला है, ये बताना है इस क्वेश्चन में। क्या बताना है, ये किस चीज में फर्म को हेल्प करेगा। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, बेटर कंट्रोल, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट या फिर क्विक डिसीजन मेकिंग। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। राधे राधे मनीष गहलोत, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। हेलो कनिष्का, नो, इसका करेक्ट आंसर क्या है, फैसिलिटेट ग्रोथ। क्या है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है, फैसिलिटेट ग्रोथ, ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। आपने देखा ना, उसकी अब तक एक ब्रांच थी, उसने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करने के बाद उसने देखा कि उसमें इंप्रूवमेंट आ रही है और उसने अपना बिजनेस का एक और ब्रांच खोल दिया आगरा में, राइट। नो नो, नॉट सी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। सी भी हो सकता है सी भी हो सकता है, बट बेटर ऑप्शन क्या है हमारे पास, फैसिलिटेट्स ग्रोथ, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे पैराग्राफ से भी मैच कर रहा है। उन्होंने ग्रो किया है ना, उन्होंने अपने बिजनेस को और एक्सपेंड कर दिया, तो वो क्या हुआ है, ग्रो हुआ है उनका बिजनेस। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सेम पैराग्राफ है तो हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। Quote the line from the above which highlights the importance of philosophy towards providing management education to employees। आपको बताना है कौन से वाली चीज क्या बता रही है, importance which highlights the importance of philosophy towards providing management education to employees, कौन सी बात बता रही है वो बताना है। Maintain short lines of communication, accelerate the development of talent, selective dispersal of authority या फिर recognize decision making needs of for autonomy sorry। करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से इसका। हाँ जी बच्चा, जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। राम राम दिनेश कुमार जी, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। मेंटेन शॉर्ट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट, कौन सी वाली चीज क्या बता रही है, एजुकेशन टू एम्प्लॉयज को बता रही है। कौन सी वाली चीज रिप्रेजेंट कर रही है, राइट, कौन सी वाली कर रही है, एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट में किस चीज की बात हो रही है, एम्प्लॉयज की बात हो रही है कि एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। हाँ जी, ये आरसीज वाले क्वेश्चन है, पक्का आएंगे एग्जाम में। हमारे एक स्टूडेंट ने बताया था ना, 2 आरसीज आई थी और उसके अंदर 10 क्वेश्चन आए थे, हर आरसी में 5 क्वेश्चन थे, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो पैराग्राफ सेम है हमारे पास, क्वेश्चन पढ़ते हैं। The decision making authority is pushed down the chain of command by Kavita. It provides the benefit of quick decision making to the organization। आपको बताना है जो उसने क्या किया, अथॉरिटी को दूसरे पर्सन को दे दिया था ना, अपनी अथॉरिटी दे दी थी, तो आपको बताना है इट प्रोवाइड्स बेनिफिट टू क्विक डिसीजन मेकिंग। उससे क्या हुआ, जल्दी जल्दी वो लोग डिसीजन लेने लग गए, तो वो आपको बताना उसका रीजन क्या है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल फ्रॉम मेनी लेवल्स, ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू जनरेट मोर रिटर्न, दे आर इनोवेटिव परफॉर्मेंस सिस्टम, या इट मीन्स मैनेजमेंट एजुकेशन। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। आरसी बच्चा मैंने श्रुति मैंने रीड करा था, फर्स्ट आरसी है, सेम ही चल रहा है, ठीक है। जल्दी से बताओ। हाँ जी दिनेश जी, राम राम। इसका करेक्ट आंसर क्या है, वेरी गुड, क्योंकि उनको अब अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से, और ऊपर वाले लेवल से क्या करने की जरूरत नहीं है, अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, इसीलिए उनको क्या हेल्प हो रहा है, क्विक डिसीजन लेने में हेल्प हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करेंगे। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड, आपको बताना है जो बिजनेस का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, फिजिकल, मॉनेटरी, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। कितने क्वेश्चन है, थोड़े से हैं बच्चा, थोड़े से और क्वेश्चन है, 4 to 5 क्वेश्चन होंगे आई थिंक। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बिजनेस के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो उसके अंदर कौन सी चीज इंक्लूड होती है, फिजिकल, मॉनेटरी, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर। वेरी गुड, दोनों, फिजिकल भी होता है और मॉनेटरी पॉलिसी भी होती है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, दोनों पॉलिसीज होती हैं, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, बोथ ए एंड बी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग रिक्वायर्स मेडिकल फिटनेस टेस्ट। मेडिकल फिटनेस टेस्ट हमें कहां पर क्लियर करना पड़ता है, आर्म फोर्सेस, पुलिस सर्विस, बोथ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करेंगे अब। विच अमंग द फॉलोइंग रिक्वायर्स मेडिकल फिटनेस, मेडिकल फिटनेस टेस्ट सिलेक्शन कहां पर होता है, आर्म फोर्सेस में, पुलिस सर्विस में, बोथ, या फिर नन। जल्दी जल्दी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर।
कौन से क्वेश्चन का आंसर करो बच्चा? 38 लिखो, ऐसे 38 लिखो, उसके बाद आंसर करो, मुझे नहीं पता चलता आप लोग। वेरी गुड कार्तिका। आर्म फोर्सेस में, पुलिस सर्विसेज में, सिर्फ एक में नहीं होता, दोनों में होता है बच्चा, दोनों में, आर्म में भी और पुलिस सर्विस में भी, दोनों में ही क्या लिया जाता है? फिटनेस टेस्ट लिया जाता है, राइट? हाँ जी निकिता, इकोनॉमिक्स की क्लास मैं ही लूंगी। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। आपको बताना है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर क्या आता है? पर्सनल ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, सैंपल चेकिंग या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर करेंगे। हाँ जी अंतरा, इको की भी करनी है, आई नो। चलो बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, पर्सनल ऑब्जर्वेशन के अंदर आता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, सैंपल चेकिंग या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल किस चीज की बात करता है? पर्सनल ऑब्जर्वेशन की, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की, सैंपल चेकिंग की या फिर नन ऑफ दीज। नो नॉट ए बच्चा, नो नॉट ए। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की बात करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। कंट्रोल किसकी बात करता है? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की बात करता है। किसकी बात करता है? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 40, चलो 40th लास्ट क्वेश्चन है आपका, 40th क्वेश्चन करेंगे, मैच करना है आपको, ठीक है? 40th क्वेश्चन लास्ट है। क्वेश्चन में क्या करना है आपको? मैच करके दिखाना है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आइडेंटिफाई नीड्स एंड वांट्स एंड फिल देम, क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड सेल देम, ऑर्गेनाइजेशन शुड अर्न प्रॉफिट थ्रू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। जल्दी से इसका आंसर करेंगे, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वाई बिनेश, आपको क्यों जानना है? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर करेंगे। आइडेंटिफाई नीड्स एंड वांट्स, नीड्स और वांट्स और उसको फिल करना, ये किसके अंदर पड़ता है? मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड सेल देम, क्रिएट करना और फिर उनको बेचना, ये किसके अंदर पड़ता है? हम सेलिंग कंसेप्ट के अंदर पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन शुड अर्न प्रॉफिट थ्रू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्शन करने के बाद हमें क्या मिल सकता है? ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, तो ये किसके अंदर पड़ता है? प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर पड़ता है। फर्स्ट का है सी, सेकेंड का है बी और थर्ड का क्या है? ए। सी बी ए, सी ए बी, नो नो नॉट सी ए बी, सी बी ए, सी बी एंड ए, राइट, सी बी एंड ए इज करेक्ट, नॉट सी ए बी बच्चा, नो, सी बी ए, सी, ओके करेक्ट है, समझ में आ गया इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी बी ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट, सी बी ए, राइट राइट राइट, वेरी गुड। चलो